दोस्तों, एक गांव में एक शिक्षक कई दिनों से बीमार चल रहा था और बीमार चलते चलते एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसका बूढ़ा पिता गांव वालों को इस बात की खबर देता है और कहता है कि हमारे बेटे की मौत हो चुकी है, वह मर चुका है, इसलिए आप लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जरूर आइए। लेकिन दुख की बात यह थी कि कोई भी उसके बेटे के अंतिम संस्कार में नहीं जाता है, यानी कि शिक्षक के अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी बच्चा तक नहीं गया। आसपास के लोग हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे सगे संबंधी हो, या फिर यूं कहें कि शिक्षक के खुद भाई यानी कि उस बूढ़े पिता के खुद बेटे तक भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होते हैं। जब कोई नहीं आया तो बूढ़ा पिता अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों का इंतजाम करता है, घी का इंतजाम करता है, या यूं कहें कि चिता जलाने के लिए जो भी औपचारिकताएं होती है, सारी चीजों को वो इकट्ठा करता है और अपने बेटे की लाश अपने घर से 20 किलोमीटर दूर गंगा घाट पर ले जाता है और वहां जाकर अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद वह घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर जज के सामने कोर्ट में जाकर पेश होता है और कहता है कि जज साहब, आज से लगभग 4 साल पहले मेरे बेटे ने एक अपराध किया था। दरअसल उसके बेटे ने अपने ही छात्रा के साथ यौन शोषण किया था और आज देखिए भगवान ने उसको अपने कर्मों की सजा दे दी है, वह अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी दरअसल मौत हो चुकी है। यह रहे सारे सबूत। और सबूत दिखाने के बाद जज साहब वृद्ध पिता की आंखों में देख रहे थे, उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर जज साहब ने कहा कि इस केस को हमेशा के लिए हम रफा दफा करते हैं, बंद करते हैं, क्योंकि जब आरोपी ही इस दुनिया में नहीं है तो फिर केस किसके विरुद्ध चलेगा। और इस वजह से जज साहब ने उस केस को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दे दिया। अब जैसे ही पीड़िता की मां को इस बात का पता चलता है तो वह दौड़े दौड़े जज साहब के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि जज साहब, मुझे बस आप एक मौका दीजिए, मैं उस मरे हुए शिक्षक को, उस आरोपी को आपके सामने जिंदा कर दूंगी। और जज साहब यह बात सुनते हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि भला यह कैसे हो सकता है, जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जिसकी चिता तक जल चुकी है, वो फिर दोबारा इस दुनिया में कैसे आ सकता है, कैसे जिंदा हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद जज साहब पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब उस महिला ने जैसे जैसे बोला, जज साहब ने वैसा ही किया। वाकई चमत्कार होता है और वह उस मरे हुए व्यक्ति को, जो उसकी चिता जल चुकी है, उसे वह जिंदा कर देती है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच में वो चमत्कार था या फिर कुछ और था। सोशल मीडिया हो, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से, जहां जहां तक ये खबर की गूंज फैल रही थी, सब लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे और आखिरकार यह हुआ तो कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विकास गौर और आप देख रहे हैं क्राइम जोन 24। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार के भागलपुर के अंतर्गत एसिमपुर थाना क्षेत्र के मथुरा सिवानपुर नामक का एक गांव है। उसी गांव का एक शिक्षक, जिसका नाम होता है नीरज मोदी, उम्र उसकी लगभग 39 साल के आसपास होती है। वह जिस विद्यालय में पढ़ाने जाता था, उसी विद्यालय में एक 14 साल की लड़की बाकी लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत थी, सुंदर थी, लेकिन उसका परिवार बेहद ही गरीब था। वह उस लड़की को अपने पास किसी न किसी बहाने से बुलाने की कोशिश करता था और वह अपने पास बुला लिया करता था। उसके बाद वह उसके निजी अंगों को किसी न किसी बहाने से छूने की लगातार कोशिश करता था। शुरुआत में वह लड़की उस बात को समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वह शिक्षक उसे बार बार क्यों बुलाते हैं, क्यों बार बार उसे बुलाने के बाद अपने निजी अंगों को छूने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बार बार ऐसे ही चल रहा था तो आखिरकार वह लड़की समझ जाती है कुछ न कुछ तो इसके साथ गलत हो रहा है। लड़की उससे दूर भागती है तो शिक्षक अपने पास बुलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं ताकि किसी न किसी तरह से वो लड़की उसके पास आ जाए। और अंततः जब लड़की नहीं आती है तो वह टीचर गुस्से में आकर चिढ़ते हैं और चिढ़ने के बाद बेरहमी से उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी वह लड़की उस टीचर से दूर भागती है और अपनी इज्जत, अपनी आबरू को बचाने के लिए हर संभव प्रयास वह करती है। वह इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी कि आगे चलकर उसके साथ कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है। दोस्तों, 14 अक्टूबर 2018 को दोपहर में जब वह लड़की अपने घर से खेत की ओर सोच करने के लिए निकली थी, तब वहीं पर टीचर पहले से ही घात लगाए बैठा हुआ था और उसने उस लड़की को जंगल में बुरी नीयत से दबोचा। पहले तो उसने उसके साथ मुंह काला किया, फिर उसने उस लड़की की बिना कपड़ों वाली तस्वीरें उसके मोबाइल में कैद कर ली, उसका वीडियो बना लिया और उस तस्वीर और वीडियो को लड़की को दिखाने के बाद कहता है कि देखो, ये तस्वीर और ये वीडियो मेरे मोबाइल में पूरी तरीके से कैप्चर हो चुके हैं। तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं इन वीडियो और फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, जिससे तुम समाज में मुंह दिखाने लायक तक नहीं बचोगी। 14 साल की वह अबोध इस बात को समझ नहीं पा रही थी आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार इस घटना को अंजाम देने के बाद वह शिक्षक अपने घर चला जाता है और वह छात्रा भी अपने घर चली जाती है। लेकिन जब विद्यालय जाती है तो
विद्यालय में उसके साथ लगातार उसी घटनाक्रम को दोहराने की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार 10 दिन के बाद वह तंग आकर परेशान होकर इस बात की शिकायत अपनी माँ से करती है और कहती है, माँ मैं रोज रोज के टॉर्चर से परेशान हो चुकी हूँ। नीरज सर मेरे साथ कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं। जब उस लड़की ने अपने कपड़े उतारकर अपनी माँ को दिखाए, उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं थे या फिर शिक्षक के द्वारा दिए गए शरीर में अन्य निशान हो। जब माँ अपनी बेटी को उस स्थिति में देखती है तो पूरे तरीके से देखने के बाद रोने लगती है, क्योंकि उसका पति भी यहाँ नहीं है। उसका पति लगभग घर से 1700 किलोमीटर दूर साउथ इंडिया में रहकर मजदूरी करता था और वहां से कुछ पैसे भेजता था। उसी पैसे से उस गरीब आदमी का घर चला करता था। अब आखिरकार माँ करे तो क्या करे। वह अपने पति को फोन लगाती है और कहती है बेटी के साथ कुछ इस तरीके का घिनौना कृत्य हो रहा है। वह मजबूर होकर पहले तो पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस जब इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी तब वह पुलिस को कुछ ऐसे सबूत देती है जिस सबूत को देखने के बाद पुलिस अधिकारी को लगता है कि इस मासूम से दिखने वाली लड़की के साथ कुछ न कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गलत हो चुका है। अब तुरंत कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी उस शिक्षक नीरज मोदी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। अब यहाँ से ऐसा लग रहा था कि पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपना काम किया और न्यायालय, कोर्ट और कानून अब अपना काम करेगा और जल्द ही आरोपी शिक्षक नीरज मोदी को सजा दे दी जाएगी। सब लोग इस बात से निश्चित हो चुके थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आरोपी शिक्षक नीरज मोदी जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आता है और वह बाहर आने के बाद फिर से अपने उसी दुनिया में खो जाता है। फिर से वही हरकतें वह स्टार्ट कर देता है। आरोपी शिक्षक नीरज मोदी घर वालों को किसी न किसी तरह परेशान करता है, उनको टॉर्चर करने की कोशिश करता है और बार बार कहता है तुमने हमारे ऊपर जो एफआईआर दर्ज करवाई है जल्द से जल्द उसे वापस ले लो, अन्यथा हम तुम्हारे लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा कर देंगे। उस परिवार को पूरी तरीके से प्रताड़ित करना बस शुरू कर देता है, या यूं कहें कि ब्लैकमेल करना भी शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच में एक दिन वह शिक्षक बीमार होता है और बीमार होने के बाद वह मर जाता है। जब वह मरता है तो उसके पिता उसका अंतिम संस्कार गंगा घाट पर करते हैं। आरोपी शिक्षक के पिता राजाराम अपने बेटे के अंतिम संस्कार का वीडियो, फोटोग्राफ और कुछ तस्वीरें जो कि कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं, साथ ही एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लेते हैं। चिता जलते हुए, चिता पर सोए हुए, या यूं कहें कि अंतिम संस्कार की जो भी औपचारिकताएं थी उन औपचारिकताओं का वो फोटोग्राफ करवाते हैं, वीडियोग्राफी करवाते हैं और इसके बाद वो सारी तस्वीरें, सारे वीडियो फुटेज, सारे सबूत जज के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि साहब ये जो मेरा बेटा थे जिसने 4 साल पहले घिनौना अपराध किया था, दरअसल वो अब मर चुका है। इस केस को हमेशा हमेशा के लिए आप खत्म कर दीजिए। और जज साहब ऐसा ही करते हैं, क्योंकि जो सबूत उसने दिए थे, जो एविडेंस उसने दिए थे आरोपी शिक्षक के पिता ने, तो जज साहब इस बात की पुष्टि करते हैं कि आरोपी शिक्षक नीरज मोदी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी चिता जल चुकी है। सारे एविडेंस, सारे सबूत देखने के बाद जज साहब यह आदेश पारित करते हैं कि इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाता है। अब जैसे ही पीड़िता की मां को इस बात की जानकारी होती है, इस बात का पता चलता है, तो उसके बाद पीड़िता की मां कोर्ट में पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद जज के सामने पेश हो जाती है और इसके बाद कहते हैं कि जो भी सबूत दिए गए हैं, जो भी प्रूफ दिए गए हैं, वह पूरी तरीके से गलत है। ऐसा है ही नहीं। दरअसल मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आरोपी शिक्षक नीरज मोदी अभी भी जिंदा है, वह इसी दुनिया में है, वह मरा नहीं है बल्कि मरने का नाटक कर रहा है। और जज साहब जैसे ही ये बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इस महिला की बेटी के साथ गलत कृत्य हुआ है और इसी बात को लेकर वह महिला सदमे में है, इसलिए वह वैसी बातें कर रही है। भला जो इंसान मर चुका है, जिसकी चिता जल चुकी है, वह कैसे जिंदा हो सकता है। अब इतना सुनने के बाद प्रीति की मां कहती है कि साहब मैं पूरी तरीके से ठीक ठाक हूँ, मैं किसी सदमे में नहीं हूँ। आपको अगर भरोसा नहीं है, तो विश्वास नहीं है, तो इस बात की जांच आप करवा लें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब आखिरकार जज साहब इस पूरे मामले को लेकर जांच का आदेश पारित करते हैं। स्थानीय थाना एसीपुर बाराहाट के पुलिस अधिकारी रोहित पासवान को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उन्हें इस पूरे मामले को लेकर जांच का कमान सौंपा जाता है। कोर्ट के आदेश को मानकर जब रोहित पासवान इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करते हैं, तो सबसे पहले आरोपी शिक्षक के घर मथुरापुर पहुंचते हैं और वहां जाकर लगभग 250 घरों में से एक घर जाकर पूछने का काम करते हैं कि आरोपी शिक्षक नीरज कुमार की मौत हुई है या नहीं हुई है।
और जब नीरज कुमार की मौत हुई है तो क्या आप लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे या फिर नहीं हुए थे? साथ ही उस परिवार के रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों की, या यूं कहें कि उस परिवार के अन्य लोगों को भी एक लाइन में खड़ा किया जाता है और ये देखा जाता है कि कितने लोग गंजे हुए हैं। कहते हैं ना कि किसी भी, जब हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति मरता है तो रीति रिवाज के अनुसार किसी का जब अंतिम संस्कार होता है तो अंतिम संस्कार करने वाले के साथ साथ परिवार के बाकी जो सदस्य होते हैं वह भी अपना मुंडन करवाते हैं, वह भी गंजे हो जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यहाँ यह थी कि पिता के अलावा किसी और का मुंडन हुआ ही नहीं था, कोई भी वहां पर गंजा इंसान था ही नहीं। रिश्तेदार कह रहे थे हमें तो इस बात की सूचना तक नहीं मिली कि नीरज मोदी की मौत कब हो गई। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे गांव वाले हो, चाहे सगे संबंधी हो, सब लोग एक जैसी बात कर रहे थे। जांच पड़ताल के बाद ये पता चलता है, ये धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था आखिरकार मृत्यु प्रमाण पत्र इसका कैसे बन गया। जब जांच पड़ताल का सिलसिला आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि कहलगांव गंगा घाट के लकड़ी के गोले से आरोपी के पिता राजा राम ने लकड़ी खरीदी थी और एक रसीद बनवा ली थी। उसी रसीद के सहारे बेटे का उसने मृत्यु प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक बना लिया और उसी मृत्यु प्रमाण पत्र को शपथ पत्र के साथ विशेष पॉक्सो न्यायालय में दाखिल कर दिया। और उस सर्टिफिकेट को देखने के बाद, उस मृत्यु प्रमाण पत्र को देखने के बाद जज साहब उस केस के फाइल को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। अब इधर जांच के जो अधिकारी थे रोहित पासवान, वह पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद अपना रिपोर्ट संबंधित न्यायालय में सबमिट करते हैं। और जब जज साहब के सामने इनकी पेशी होती है और यह भी अपनी बात को रखते हैं तो कहते हैं कि साहब जो भी कहानी आपको बताई गई है पूरी तरीके से गलत बताई गई है। सबका सब, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे तस्वीर हो, चाहे वीडियोस हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, सारे के सारे फर्जी है। हम आरोपी शिक्षक के गांव गए थे, एक एक लोगों से हमने पूछताछ की, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि नीरज मोदी की मौत हो चुकी है या फिर नीरज मोदी इस दुनिया में नहीं है। अब जज साहब आदेश करते हैं कि चिता पर जले हुए नए फोटोग्राफ चाहिए और जिसने भी ये फोटोग्राफ खींचे हैं उसे भी हमारे सामने कोर्ट में पेश किया जाए। अब पुलिस की जांच में यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया था कि आरोपी नीरज मोदी, उसके पिता राजाराम मोदी के द्वारा इस पूरी कहानी की स्क्रिप्ट लिखी गई और स्क्रिप्ट लिखे जाने के बाद इस पूरी कहानी को धरातल पर सफलतापूर्वक न सिर्फ उतारा गया बल्कि एविडेंस के तौर पर वो सबूत, वो साक्ष्य संबंधित न्यायालय में पेश भी किए गए। पहले उसने गांव वालों को बताया कि उसका बेटा बीमार हो चुका है। बाप और बेटे दोनों ने कहलगांव स्थित गंगा घाट पर जाते हैं और चिता सजाते हैं, तस्वीर खींचते हैं और नीरज मोदी उस चिता पर इस तरीके से जाकर लेट जाता है जिससे सिर्फ उसका सर दिखे, बाकी जो अन्य हिस्सा था शरीर का वो पूरी तरीके से लकड़ी से कवर कर दिया जाता है ताकि यकीन हो जाए कि उसी शिक्षक नीरज कुमार की चिता जल रही है। लेकिन जैसे ही चिता में आग लगाया जाता है तुरंत बाद नीरज कुमार उस चिता से बाहर आ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है जब कोई हीरो हीरोइन या फिर विलेन मरता है तो उसकी चिता सजाई जाती है और चिता सजाने के बाद उसको उस चिता से बाहर कर दिया जाता है और इसके बाद फिर उसी चिता में आग लगा दिया जाता है ताकि दर्शकों को यह लगे कि संबंधित व्यक्ति की चिता जल रही है। फिल्म देखकर उस बाप बेटे ने आइडिया लिया और उस आइडिया को अंतिम रूप भी दे दिया। जज साहब जैसे ये बात सुनते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है, आखिरकार एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए इतना कुछ कैसे कर सकता है। तो अब सारे साक्ष्य और दस्तावेज की जांच के बाद 9 जनवरी 2023 को आरोपी शिक्षक नीरज मोदी को 14 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। साथ ही 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी उसके ऊपर लगाया जाता है। पीड़ित लड़की के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया जाता है। साथ ही कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि आरोपी शिक्षक नीरज मोदी के पिता 60 वर्षीय राजाराम मोदी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और इसके ऊपर इसका पूरा केस तब तक चलाया जाए जब तक कि अदालत इस बात का निर्णय खुद नहीं लेती कि आखिरकार इसे सजा कितनी देनी है और कितनी नहीं। जब यह जांच पूरी होती है सोशल मीडिया और अखबार पत्रों के माध्यम से जैसे ही इस खबर की पुष्टि होती है, जब यह पूरा मामला सामने आता है तो यह लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कोई पिता सजा दिलाने के बजाय अपने बेटे को बचाने के लिए किस तरह का षड्यंत्र रच सकता है, बल्कि उस षड्यंत्र को न सिर्फ रचता है बल्कि पूरी तरीके से उस षड्यंत्र को कामयाब होने के लिए उसे अंजाम भी देता है। और वही पीड़ित लड़की की मां अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, सावधान करना है। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी हो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।